नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं शेरलॉक होम्स की कहानी अ स्टडी इन स्कारलेट का भाग 3। अगर आप लोगों ने मेरा भाग 1 और भाग 2 सुना नहीं होगा तो प्लीज सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शेरलॉक होम्स, लॉरिस्टन गार्डन का राज। मैं मानता हूं कि अपने साथी के व्यवहारिक सिद्धांतों के इस ताजा सबूत से मैं काफी हैरान था। उसकी विश्लेषण करने की काबिलियत के लिए मेरी उसके प्रति इज्जत काफी बढ़ गई थी। मेरे मन में फिर हल्का सा शक रह गया कि यह पूरी घटना कहीं पहले से सोची समझी तो नहीं थी, मुझे अचरज में डालने के लिए। हालांकि मुझे बेवकूफ बनाने के पीछे उसका क्या फायदा हो सकता था, यह मेरी समझ से परे था। जब मैंने उसकी ओर देखा, वह नोट पढ़ चुका था और उसकी आंखों में वही अनमना सपाट खालीपन नजर आया। आखिर तुम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? मैंने पूछा। कौन सा नतीजा? उसने ढिठाई से पूछा। क्यों? यह कि वह मेरिन्स का अवकाश प्राप्त सार्जेंट था। बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, उसने अशिष्टता से कहा। फिर मुस्कुराकर बोला, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे क्षमा करो। तुमने मेरे विचारों की डोर तोड़ दी। पर यह ठीक है, तो तुम वास्तव में नहीं देख पाए कि वह शख्स मेरिन्स में सार्जेंट था। सचमुच नहीं? सचमुच नहीं। मैं क्यों जान गया? यह बात समझाने से ज्यादा आसान है इस बात को जान लेना। अगर तुमसे कहा जाए कि साबित करो कि 2 और 2 4 होते हैं, तो तुम्हें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। फिर भी तुमको मालूम है कि यह तथ्य ठीक है। सड़क के पार से ही मैंने उसके हाथ के पीछे एक बड़ा नीले रंग का लंगर गोदा हुआ टैटू देखा था। उससे मुझे समुद्र का एहसास हुआ, पर उसकी चाल में सैनिक सा रोब था। बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए वह एक मेरिन था। उसमें स्वाभिमान था और हुक्म चलाने की आदत। तुमने देखा होगा कि किस तरह वह अपना सिर उठाकर चल रहा था और अपनी बेंत झुला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक इज्जतदार अधेड़ उम्र का आदमी है। इन्हीं सारी बातों को मिलाकर मुझे यकीन हो गया कि वह एक सार्जेंट रहा होगा। अद्भुत, मेरे मुंह से निकला। बड़ी साधारण बात है, होम्स ने कहा। हालांकि उसके भाव से मालूम पड़ रहा था कि मेरी जाहिर हैरानी और तारीफ से वह खुश था। मैंने अभी अभी कहा था कि यहाँ कोई भी अपराधी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं गलत था। इसको देखो। उसने मेरी ओर वह नोट फेंका जो कमिश्नर लाया था। क्यों? मैंने उस पर नजर दौड़ाते हुए कहा। यह तो भयंकर है। यह सामान्य से थोड़ा हटकर है, उसने शांत भाव से कहा। क्या तुम जोर से पढ़कर मुझे सुना सकते हो? मैंने उसको यह पत्र पढ़कर सुनाया था। प्रिय मिस्टर शेरलॉक होम्स, ब्रिक्सटन रोड से हटकर 3 लॉरिस्टन गार्डन में रात के समय एक अप्रिय वारदात हुई है। रात के करीब 2 बजे गश्त करते चौकीदार ने वहां पर रोशनी देखी। क्योंकि वह खाली घर था, उसको शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा खुला पाया और सामने वाले कमरे में, जिसमें सामान नहीं था, एक पुरुष की लाश देखी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जेब में कई कार्ड थे, जिन पर लिखा हुआ था एनोच जे ड्रेबर, क्लीवलैंड, ओहियो, अमेरिका। वहां कोई डाका पड़ा नजर नहीं आ रहा था। नहीं वहां इस बात का कोई सबूत है कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। कमरे में खून के निशान है, पर लाश पर कोई जख्म नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि वह लाश इस खाली घर में कैसे आई। बल्कि यह पूरा मामला ही पेचीदा है। अगर 12 बजे से पहले किसी भी समय तुम वहां पहुंचोगे तो मैं वहां मिलूंगा। मैंने सब कुछ जो का त्यों छोड़ रखा है।
जब तक कि तुमसे कोई खबर नहीं मिलती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुमको पूरी जानकारी दे दूंगा, और अगर तुम मुझे अपनी राय दोगे तो मैं उसे तुम्हारी बड़ी मेहरबानी समझूंगा। तुम्हारा टोबियास ग्रेगसन। स्कॉटलैंड यार्डों में ग्रेगसन सबसे स्मार्ट है। मेरे मित्र ने टिप्पणी की कि निकम्मे लोगों में वह और लेस्ट्रेड सबसे अच्छे हैं। दोनों ही चुस्त और फुर्तीले हैं, पर उनके तरीके चौंकाने की हद तक पुराने हैं। वे एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंकते रहते हैं। दो सुंदरियों की तरह वे आपस में ईर्ष्या करते हैं। अगर वे दोनों ही इस मामले की छानबीन करने लगे तो इस मामले में मजा आ जाएगा। उसकी बात करने के शांत भाव से मैं भौचक्का था। अब एक क्षण की भी देर नहीं होनी चाहिए। मैं बोल उठा, क्या तुम्हारे लिए टैक्सी का प्रबंध करूं? मुझे पक्का नहीं मालूम कि मैं जाऊंगा या नहीं। मैं बेहद आलसी हूं। जब मुझे दौरा चढ़ता है तो कभी कभी मैं काफी फुर्तीला भी हो सकता हूं। क्यों? यह तो वही मौका है जिसका तुमको इंतजार था, माय डियर। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मान लो मैं इस मामले की गुत्थी सुलझा भी लेता हूं तो यकीन मानो कि लेस्टेड, ग्रेगसन और कंपनी इसका पूरा श्रेय अपनी जेब में रख लेगी। अनधिकृत व्यक्ति होने का यही नतीजा होता है। पर वह तो तुमसे मदद मांग रहा है। हाँ, वह जानता है कि उससे ज्यादा काबिल मैं हूं, और यह बात मेरे सामने मानता भी है। पर किसी तीसरे के सामने यह बात मानने से पहले वह अपनी जीभ काट लेगा। फिर भी हमें एक बार जाकर देखना होगा। मैं इस मामले को अपने आप ही सुलझा दूंगा, और कुछ नहीं तो मैं उन पर हंस तो सकता हूं। चलो आओ। उसने जल्दी से अपना ओवरकोट पहना और इधर उधर जल्दी जल्दी ऐसे काम करने लगा मानो उस पर फुर्ती का दौरा चढ़ गया हो। अपना हैट ले आओ, वह बोला। तुम चाहते हो कि मैं आऊं? हाँ, अगर तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं हो तो। एक मिनट बाद हम दोनों एक हैंसन में बैठे तेजी से ब्रिक्सटन रोड की ओर चले जा रहे थे। वह एक बदली भरे कोहरे की सुबह थी और घरों के ऊपर एक मटमैले रंग की चादर सी पड़ी थी, मानो नीचे बिछी मटमैली सड़कों की परछाई पड़ रही हो। मेरा मित्र काफी प्रसन्न चित्त था। वह क्रेमोना फिडल्स, अमाटी और स्कैंडिनेवियन के बारे में बताता रहा। जहां तक मेरा सवाल था, मैं चुप था, क्योंकि उस बदरंग मौसम और हमारे मकसद की गंभीरता के कारण मेरा मन खराब हो रहा था। तुम इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं कर रहे हो? आखिर मैंने होम्स के संगीत संबंधी वार्तालाप को टोकते हुए कहा। अभी कोई जानकारी नहीं है, उसने उत्तर दिया। सभी सबूत इकट्ठा होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत बड़ी गलती है। इससे न्याय पक्षपात पूर्ण हो जाता है। तुम्हारे पास सभी जानकारी जल्दी ही पहुंच जाएगी, मैंने अंगुली से इशारे करते हुए टिप्पणी की। यह ब्रिक्सटन रोड है और यह वह घर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यह तो है। रोको ड्राइवर, रोको। अब हम अब भी वहां से लगभग 70 मीटर दूर थे, पर उसने जिद करके हमें वहीं पर उतर जाने को कहा और बाकी यात्रा हमने पैदल पूरी की। नंबर 3 लॉरिस्टन गार्डन मनहूस और भयावह सा दिखाई पड़ रहा था। सड़क से थोड़ा हटकर स्थित 4 घरों में से वह एक था, जिनमें 2 घर भरे हुए थे और 2 खाली। इन घरों की 3 मंजिला खाली उदासी खिड़कियों में कहीं कहीं टू लेट का बोर्ड लगा था, मानो धुंधले कांच पर मोतियाबिंद उभर आया हो। एक छोटे से बगीचे में बीमार पौधे बेतरतीबी से उगाए थे, और यह इनमें से हर घर को सड़क से अलग कर रहा था। पीले से रंग की एक पगडंडी उसे काट रही थी, जो शायद मिट्टी और कंकड़ के मिश्रण से बनी थी। सारी रात होने वाली बरसात की वजह से पूरी ही जगह में किचकिच हो रही थी। बगीचे के चारों ओर करीब
1 मीटर की ईंटों की दीवार थी जिसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे और इस दीवार के सहारे पुलिस का एक वीर कांस्टेबल खड़ा था जिसको कुछ लोफरनुमा लोग घेरे खड़े थे। ये लोग गर्दन उचकाकर आंखों पर जोर देकर अंदर हो रही गतिविधियों की झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा था कि शेरलॉक होम्स तुरंत ही घर के भीतर दौड़ा चला जाएगा और रहस्य की गहराई के अध्ययन में खो जाएगा, पर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। निर्विकार भाव से वह पगडंडी पर चहलकदमी करता रहा और शून्य भाव से जमीन और आसमान और सामने घरों और लोहे के बाड़ों की ओर देखता रहा। अपना निरीक्षण खत्म करने के बाद वह धीरे धीरे पगडंडी पर या यूं ही कहिए कि उसके किनारे उगी घास पर आंखें जमीन पर टिकाए बढ़ने लगा। 2 बार वह रुका और एक बार मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा और संतोष प्रकट कर सुना। गीली मिट्टी पर अनेक पैरों के निशान थे, पर क्योंकि उस पर से पुलिस आ जा रही थी, मैं यह देख सकने में असमर्थ था कि मेरा मित्र उसमें से कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकता था। फिर भी उसकी भांपने की शक्ति के इतने ज्यादा अद्भुत प्रमाण मुझे मिल चुके थे कि मेरे मन में कोई संशय नहीं था कि जो मेरे लिए छिपा हुआ था वह सब उसको दिखलाई पड़ सकता था। घर के दरवाजे पर हाथ में नोटबुक लिए एक लंबा सफेद चेहरे और सुनहरे बालों वाला आदमी मिला जिसने तपाक से आगे बढ़कर मेरे मित्र से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बड़ी मेहरबानी जो आप यहाँ आए, वह बोला। मैंने सब कुछ अनछुआ और जो का त्यों छोड़ दिया है। इसके अलावा मेरे मित्र ने पगडंडी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर से भैंसों का झुंड गुजरने से भी ज्यादा गंदगी नहीं फैलती। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि तुमने अपने निष्कर्ष निकाल लिए हैं। हमें यहाँ आने की अनुमति देने से पहले ग्रेगसन। घर के अंदर मुझे इतना करना पड़ा, उस जासूस ने टालते हुए कहा। मेरा मित्र मिस्टर लेस्ट्रेड यहाँ पर है इस मामले को देखने के लिए। मैंने इस पर भरोसा किया है। होम्स ने मेरी ओर नजर डाली और तिरस्कार से उसकी भौहें तन गई। तुम्हारे और लेस्ट्रेड जैसी 2 हस्तियों के मैदान में होते हुए किसी किसी तीसरी पार्टी के लिए ढूंढने को कुछ नहीं रह जाएगा, वह बोला। ग्रेगसन ने आत्मसंतोष से अपने हाथ मले। मैं सोचता हूं कि हमने वह सब कर लिया है जो किया जाना चाहिए था, उसने उत्तर दिया। हालांकि यह एक विचित्र मामला है और ऐसी बातों में तुम्हारी रुचि मुझको मालूम थी। तुम यहाँ पर कैप में तो नहीं आए थे? शेरलॉक होम्स ने पूछा। नहीं सर। न लेस्ट्रेड? नहीं सर। फिर चलकर कमरे को देखते हैं। इस निरर्थक टिप्पणी के बाद उसने कमरे में कदम रखा। ग्रेगसन उसके पीछे पीछे चेहरे पर विस्मय के भाव लिए आया। एक छोटा सा खाली धूल भरा गलियारा उनको किचन और ऑफिस की ओर ले गया। 2 दरवाजे बाएं और दाएं खुलते थे। उनमें से एक जाहिर था कि कई हफ्तों से बंद था। दूसरा कमरा डाइनिंग रूम था जहां वह रहस्यमयी घटना घड़ी थी। होम्स अंदर घुसा और मैं उसके पीछे पीछे भारी मन से चला, जैसा मृत्यु की मौजूदगी में महसूस होता है। वह एक बड़ा सा चौकोर कमरा था जो फर्नीचर की गैर मौजूदगी में और भी बड़ा लग रहा था। एक घटिया सा कागज दीवारों पर चिपका था, पर काई की वजह से वह जगह जगह से गला हुआ था और जगह जगह पर बड़ी बड़ी कतरने अलग होकर लटक रही थी और नीचे के पीले प्लास्टर को दर्शा रही थी। दरवाजे के सामने दिखावटी सा फायर प्लेस था जो नकली सफेद संगमरमर के पत्थर से जड़ा था। इसके एक कोने में लाल रंग की मोमबत्ती का ठुंड चिपका हुआ था। एकमात्र खिड़की इतनी गंदी थी कि उसमें से आ रही रोशनी इतनी धुंधली थी कि हर चीज मटमैली सी नजर आ रही थी। इस मटमैलेपन को धूल की वह मोटी परत और भी बढ़ा रही थी जिसने पूरे अपार्टमेंट को ढक रखा था। ये सारी बातें मुझे बाद में नजर आई।
फिलहाल तो मेरा सारा ध्यान केंद्रित था उस अकेले खामोश निश्चल जीव पर जो खाली पथराई आंखें बदरंगी छत पर गड़ाए हुए लकड़ी के फर्श पर चित पड़ा था। यह शरीर एक ऐसे शख्स का था जो उम्र में लगभग 43 या 44 वर्षों का रहा होगा, जिसकी औसत कदकाठी, चौड़े कंधे, घने काले घुंघराले बाल और एक छोटी सी उगती दाढ़ी थी। वह एक भारी सा चौड़े कपड़े का फ्रॉक कोट और बास्कट मतलब कुर्ती पहने था। उसकी पतलून हल्के रंग की और कॉलर और आस्तीन बिल्कुल साफ थे। उसके पास जमीन पर ठीक से झाड़ा गया टॉप हैट पड़ा था। उसमें मुट्ठियां भींची हुई थी। उसके हाथ छाती पर पड़े थे और उसके पैर आपस में गूंथे हुए थे, मानो मौत से उसकी लड़ाई काफी तकलीफ देह थी। उसके शिथिल चेहरे पर डर के भाव थे और जैसा मुझको दिखाई पड़ा ऐसी नफरत के जैसी मैंने पहले कभी किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी। यह भयावह विद्रुपता, छोटा माथा, चपटी नाक और बाहर की ओर निकला जबड़ा उस मरे हुए आदमी को अजीब बंदरनुमा बना रहे थे और अस्वाभाविक रूप से ऐंठी हुई मुद्रा से वह और भी ज्यादा बंदरनुमा लग रहा था। मैंने मृत्यु को कई रूपों में देखा है, पर मुझे वह कभी भी इतनी डरावनी नहीं दिखी जितनी इस अंधेरे गंदे अपार्टमेंट में लगी, जो लंदन के उपनगरीय इलाके की एक प्रमुख गली में खुलता था। लेस्ट्रेड, जो हमेशा की तरह पतला और नेवला नुमा था, दरवाजे पर खड़ा था और उसने मेरा और मेरे मित्र का अभिवादन किया। यह केस हलचल पैदा कर देगा सर, उसने टिप्पणी की। आज तक मैंने जो भी केस देखे हैं वह केस उन सबसे ज्यादा पेचीदा है और मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं। कोई भी सुराग नहीं है, ग्रेगसन ने कहा। कोई भी नहीं, लेस्ट्रेड चहका। शेरलॉक होम्स लाश के पास गया और घुटनों के बल बैठकर गौर से निरीक्षण किया। तुमको अच्छी तरह मालूम है कि कोई घाव नहीं है? उसने चारों ओर लगे हुए खून के धब्बों की तरफ इशारे करते हुए पूछा। बिल्कुल, दोनों जासूस जोर से बोल पड़े। फिर तो यह खून किसी दूसरे शख्स का है, शायद हत्यारे का। अगर हत्या हुई है तो यह मुझे सन 34 में यूट्रेट में हुई वॉन जॉनसन की मौत के हालातों की याद दिलाता है। तुमको वह केस याद है ना ग्रेगसन? नहीं सर। उसको पढ़ डालो, तुमको पढ़ना चाहिए। इस सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है, यह सब कुछ पहले भी किया जा चुका है। बोलते समय उसकी फुर्तीली अंगुलियां इधर उधर चारों ओर चल रही थी, टटोलती, दबाती, खोलती, परीक्षण करती, जबकि उसकी आंखों में यह खोया खोया सा भाव था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। परीक्षण इतनी फुर्ती से किया गया कि कोई उस बारीकी का अंदाज ही नहीं लगा सकता था जिस बारीकी से इसे अंजाम दिया गया था। आखिरकार उसने मरे हुए व्यक्ति के ओठों को सूंघा और फिर उसके पेटेंट चमड़े के बूटों के तलवे पर नजर डाली। इसको बिल्कुल हिलाया डुलाया नहीं गया है? उसने पूछा। बस उतना ही जितना हमारे परीक्षण के लिए जरूरी था। अब इसे शवगृह में ले जा सकते हो, उसने कहा, और जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। ग्रेगसन के पास एक स्ट्रेचर और 4 आदमी थे। उसके बुलाने पर उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और अजनबी को उठाकर बाहर ले गए। जब उन्होंने उसे उठाया, एक अंगूठी खनकती हुई नीचे गिरकर लुढ़कने लगी। लेस्ट्रेड ने उसको उठाया और अचरज से उसको देखने लगा। यहाँ पर एक औरत थी, वह चिल्लाया। यह एक औरत की शादी की अंगूठी है। बोलते हुए उसने वह अंगूठी हथेली पर रखकर आगे दिखाई। सबने उसको घेर लिया और अंगूठी को देखने लगे। इसमें कोई शक नहीं था कि सोने का वह सादा सा छल्ला कभी किसी दुल्हन की अंगुली में शोभा था। यह मामले को और भी पेचीदा कर देता है, ग्रेगसन ने कहा। यह केस काफी उलझा हुआ था, पर इस अंगूठी ने तो और भी उलझन में डाल दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे केस सुलझाने में मदद नहीं मिलेगी? होम्स ने टिप्पणी की। अब इसको घूरते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। इसकी जेबों में तुमको क्या मिला?
वह सब कुछ हमने यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे नीची सीढ़ी पर बेतरतीबी से फैली चीजों की ओर इशारा करते हुए ग्रेगसन ने कहा, लंदन के बारोड की 97163 नंबर की सोने की घड़ी, एक अल्बर्ट सोने की चेन, बहुत भारी और ठोस, एक जड़ाऊ सोने की अंगूठी, एक सोने की पीन जिस पर बुलडॉग का सिर अंकित है और आंखों की जगह लाल मणियां जड़ी है, एक रूसी चमड़े का कार्ड केस है जिसमें एनो जे ड्रेबर के कार्ड है जो क्लीवलैंड का है और कपड़ों पर भी मिलते जुलते अक्षर छपे हैं। कोई पर्स तो नहीं है, पर कुछ खुले सिक्के हैं, लगभग 7 पाउंड 13 की कीमत के। बोकेशियो के डेकामेरॉन का लघु संस्मरण है जिसके पहले पन्ने पर जोसेफ स्टेंजरसन का नाम है। 2 पत्र है, एक ईजे ड्रेबर के नाम और दूसरा जोसेफ स्टेंजरसन के। किस पते पर? अमेरिकन एक्सचेंज ट्रेंड, ये दोनों गोवन स्टीमशिप कंपनी से है और लिवरपूल से नाव चलने के संदर्भ में है। यह साफ है कि यह बदनसीब आदमी वापस न्यूयॉर्क जाने वाला था। क्या तुमने स्टेंजरसन नाम के व्यक्ति के बारे में खोजबीन की है? मैंने फौरन ही की थी सर, ग्रेगसन ने कहा। मैंने सभी अखबारों में विज्ञापन भेज दिए और मेरा एक आदमी अमेरिकन एक्सचेंज गया है, पर वह अभी तक लौटा नहीं है। क्या तुमने क्लीवलैंड भेजा है? हमने इसी सुबह तार भेजा था। अपनी पूछताछ आपने किन शब्दों में की? हमने सिर्फ हालातों का ब्यौरा दिया था और कहा था कि हमें मदद देने वाली किसी भी जानकारी के हम आभारी होंगे। तुमने ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं मांगी जो तुम्हें अहम लगती थी? मैंने स्टेंजरसन के बारे में पूछा। और कुछ नहीं? क्या ऐसा कुछ नहीं है जिस पर यह केस आधारित नजर आता है? क्या तुम फिर से तार नहीं भेजोगे? मुझे जो भी कुछ कहना है वह मैंने कह दिया है, ग्रेगसन ने चोट खाई आवाज में कहा। शेरलॉक होम्स मन ही मन हंसा। ऐसा लगा मानो वह कोई टिप्पणी करेगा कि तभी गर्व से हाथ मलता हुआ तथा आत्मसंतुष्टि का भाव लिए लेस्टेड घटनास्थल पर पहुंचा, जो उस वक्त आगे वाले कमरे में था। जब हम हॉल में बातचीत कर रहे थे, मिस्टर ग्रेगसन, वह बोला, मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज की है। अगर मैंने दीवारों का गौर से परीक्षण नहीं किया होता तो यह नजरअंदाज हो गई होती। बोलते वक्त उस छोटे से आदमी की आंखें चमक रही थी और साफ तौर पर वह अपने सहयोगी से हाथ आगे निकल जाने की खुशी को दबा रहा था। इधर आओ, कमरे में वापस जाते हुए वह बोला, जो उस विभत्स लाश के हटा दिए जाने के बाद पहले से ज्यादा साफ लग रहा था। उधर खड़े हो जाओ, इसको देखो, विजय भाव से उसने कहा। मैं बता चुका हूं कि दीवार का कागज टुकड़ों टुकड़ों में कट कर गिर चुका था। कमरे की इस वाले कोने में एक बड़ा सा टुकड़ा टूट चुका था जिससे बदरंग प्लास्टर का पीला चौकोर भाग झांक रहा था। इस खाली जगह पर खूनी रंग से एक शब्द लिखा था, रेशे। इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी कलाकृति की नुमाइश करते किसी चित्रकार जैसे अंदाज में जासूस ने कहा। इसको इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि यह कमरे के सबसे अंधेरे कोने में था और किसी ने भी सोचा भी नहीं कि वहां देखा जाए। हत्यारे या हत्यारिन ने इसे अपने खून से लिखा है। यह धब्बा देखो जहां से दीवार से टपका था। इससे वैसे भी आत्महत्या की बात खत्म हो जाती है। लिखने के लिए यही कोना क्यों चुना गया? मैं बताता हूं। मेंटल पीस पर यह मोमबत्ती देख रहे हो? यह उस वक्त जल रही थी और अगर यह जल रही थी तो इस कोने में अंधेरे की जगह सबसे ज्यादा रोशनी होगी। और अब जब तुमने इसे ढूंढ ही लिया है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ग्रेगसन ने तिरस्कार से पूछा। मतलब? क्यों? इसका मतलब है कि लिखने वाला रेशेल नाम की महिला का नाम लिखने वाला था, पर पूरा करने के पहले ही कोई विघ्न पड़ गया। मेरे शब्द याद रखना, जब यह मामला सुलझ जाएगा तब पता चलेगा कि रेशेल नाम की किसी महिला का इससे संबंध था। आप हंस रहे हैं तो ठीक है मिस्टर शेरलॉक होम्स, आप बहुत स्मार्ट और होशियार हो सकते हैं, पर सबके कहने करने के बाद यह बूढ़ा सबसे अच्छा साबित होता है। मैं सचमुच तुमसे माफी चाहता हूं। मेरे अचानक
हंस पड़ने से उस छोटे से आदमी के गुस्से को हवा मिल गई थी। यह बात खोज निकालने का श्रेय हम सब में तुम्ही को जाता है, और जैसा तुम कह रहे हो, यह भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह पिछली रात के रहस्य में शामिल दूसरे व्यक्ति ने लिखा है। इस कमरे का जायजा लेने का मुझे अभी वक्त नहीं मिला है, पर तुम्हारी अनुमति से मैं अब ऐसा कर लेता हूँ। बोलते बोलते उसने अपनी जेब से एक नापने का फीता और बड़ा सा आजसी शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। इन दोनों औजारों के साथ वह चुपचाप चहलकदमी करने लगा। कभी रुकता, कभी घुटनों के बल बैठता और एक बार मुंह के बल लेट गया। अपने काम में वह इतना मशगूल था कि जान पड़ रहा था कि वह हमारी उपस्थिति भूल चुका है, क्योंकि पूरा समय वह अपने से बुदबुदाता रहा। कभी उत्तेजना से चिल्ला पड़ता, कभी कराहता, कभी सीटी बजाता, कभी उम्मीद और प्रोत्साहन दर्शाती आवाजें निकालता। उसको देखते हुए अकस्मात ही अच्छी नस्ल और प्रशिक्षण प्राप्त फॉक्स हाउंड की याद आ गई, जो किकियाता हुआ अपनी झाड़ी में आगे से पीछे दौड़ता हुआ किसी खोई हुई गंध की खोज का प्रयत्न करता है। 20 मिनट या उससे ज्यादा समय तक वह छानबीन करता रहा, बड़े ही ध्यानपूर्वक उन निशानों के बीच दूरी तय करता हुआ जो मेरे लिए बिल्कुल अदृश्य थी। वह कभी कभी दीवारों पर भी अपना फीता लगाकर नापता था, जो कि मेरी समझ से परे था। एक जगह उसने बहुत ध्यान से जमीन पर से भूरी मिट्टी का एक छोटा सा ढेर उठाकर एक लिफाफे में बंद कर दिया। आखिर में उसने अपने शीशे से दीवार पर लिखे शब्दों को गौर से देखा और हर अक्षर को बेहद बारीकी से जांचा। ऐसा करके वह संतुष्ट दिखाई पड़ा, क्योंकि उसने टेप और शीशा अपनी जेब में रख लिया। कहते ही जीनियसों में कठिनाई फैलाने की अद्भुत क्षमता होती है। मुस्कुराते हुए उसने टिप्पणी की, यह एक बेकार परिभाषा है, पर जासूसी के काम पर तो लागू होती है। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड ने अपनी सहयोगी के कारनामों को कुछ कुछ कौतूहल और कुछ तिरस्कार से देखा था। जाहिर था कि वो उस बात को सराह नहीं पा रहे थे जो मुझे महसूस हो रहा था। शेरलॉक होम्स की हर छोटी से छोटी क्रिया किसी निश्चित लक्ष्य की ओर इशारा करती थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? उन दोनों ने पूछा। अगर मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए सोचूं तो इसका मतलब होगा कि मैं तुम दोनों से केस का श्रेय छीन रहा हूं, मेरे मित्र ने टिप्पणी की। तुम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो कि किसी का भी इसमें दखल देना गलत होगा। बोलते समय उसकी आवाज में व्यंग्य छिपा हुआ था। अगर तुम अपनी छानबीन की जानकारी मुझे देते रहोगे, वह आगे बोला, तो तुमको किसी भी तरह की मदद देने में मुझे खुशी होगी। इस बीच में उस कांस्टेबल से बात करना चाहूंगा जिसे यह लाश मिली थी। क्या तुम उसका नाम और पता दे सकते हो? स्ट्रेड ने अपनी नोटबुक पर निगाह डाली। जॉन रेंस, वह बोला। इस समय वह ड्यूटी पर नहीं है। तुम्हें वह 86 ऑडले कोर्ट, कोनिंगटन पार्क गेट पर मिलेगा। होम्स ने इस पते को लिख लिया। चलो डॉक्टर, वह बोला, हम जाकर उससे मिलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जिससे इस केस में तुमको मदद मिलेगी। जासूसों की तरफ मुड़ कर वह बोला, यहाँ पर हत्या हुई है और हत्यारा एक आदमी था। वह करीब 2 मीटर से ज्यादा लंबा युवक था। अपनी लंबाई के अनुपात से छोटे पैरों वाला था। चौकोर पंजों वाले घटिया बूट पहने था और ट्रिशनोपोली सिगार पीता था। वह 4 पहियों वाली गाड़ी में अपने शिकार के साथ यहाँ आया था, जिसको एक घोड़ा खींच रहा था, जिसकी 3 नालें पुरानी थी और पिछले खुर की नाल नहीं थी। जहां तक कि मैं सोचता हूँ हत्यारे का चेहरा लाल था और उसके दाएं हाथ की अंगुलियों के नाखून बेहद लंबे थे। ये कुछ संभावनाएं हैं, पर इनसे तुमको मदद मिल सकती है। लेस्ट्रेड और ग्रेगसन ने एक दूसरे की और अविश्वास भरी मुस्कुराहट से देखा। अगर इस आदमी की हत्या हुई है तो कैसे हुई? पहले ने पूछा। जहर, शेरलॉक होम्स ने रुखाई से कहा और चला गया। दरवाजे पर रुककर मुड़ते हुए उसने कहा, एक और बात लेस्ट्रेड, रेशे का जर्मन में अर्थ है बदला, इसलिए किसी मिस रेशेल की तलाश में अपना वक्त बर्बाद मत करना। इस झंझनाते तीर के बाद वह अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को ठगा सा छोड़कर चला गया।
अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर लाइक करिएगा हमारे YouTube चैनल को इस तरह की कहानियों के लिए। जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं भाग 4। धन्यवाद। स्पॉटिफाई पर भी हमारी ये कहानी सुन सकते हैं।